जय श्री राम। बहुत बार आपने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने बहुत बड़ा राइज कर दिया। और वही व्यक्ति जीवन में एक आम इंसान से निकलते हुए एक बहुत बड़े आयाम तक, कोई बड़ी सेलिब्रिटी, कोई नेता, कोई एक्टर, कोई इंडस्ट्रीज के अंदर कोई बिजनेसमैन वहाँ तक पहुँच जाता है कि लोग बाग कहते हैं यार हमारे साथ पढ़ता था, जब तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ, या अचानक से इतना राइज क्यों कर गया। यानी कहीं ना कहीं उसकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिसका उसे इंतजार था, या जिसके लिए उसको जन्म मिला है। कि जीवन में 25 वर्ष 26 वर्ष तक उसे कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद जब उसने छलांग लगानी शुरू करी तो देखा कि 25 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक वो व्यक्ति कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको इस हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएंगे, या आप वर्ल्ड वाइड ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, उसका ही एक भाग या उसी से संबंधित एक चर्चा लेकर हम आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने हैं। वो प्लेनेट हैं वर्गोत्तम ग्रह। शास्त्र के अंदर वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसको जब अप्लाई करके देखा गया तो उसको लगता है कि भाई हाँ, वाकई में जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हम एक नवांश कुंडली का बहुत मुख्य हिस्सा मानते हैं। और हमेशा से हम कहते आए हैं कि भाई अगर लगन कुंडली से प्रेडिक्शन कर रहे हो तो आप बिना वजह अपने समय को खराब कर रहे हो, क्योंकि ग्रह हैं और उनकी डिग्रियां हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही होगा। और उनका मतलब अगर जानना है तो उसके लिए वर्ग कुंडली देखनी ज़रूरी है कि भाई अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा और आप जानना चाहते हैं उसमें कितना बल है, तो उसको वर्ग कुंडली, जिसमें खास तौर पर नवांश कुंडली की महत्ता दी गई है, तो उसको देखा जाता है। उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है जिसको हम कहते हैं वर्गोत्तम ग्रह। यानी एक ऐसा ग्रह जो लगन कुंडली में भी बेहतर है और वो वर्ग में भी उत्तम हुआ। यानी वो नवांश में, महर्षि पराशर जी ने नवांश की चर्चा की है। अलग अलग क्लासिकल बुक्स के अंदर नवांश की चर्चा हुई है कि भैया वर्गों में उत्तम, कि कोई ग्रह अगर लगन कुंडली में भी बली है और वही ग्रह नवांश में भी बली है तो वो वर्गों में उत्तम यानी वर्गोत्तम कहलाता है। यानी अगर आपका लगन फॉर एग्जाम्पल मेष लगन है और नवांश कुंडली का भी लगन मेष है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक वर्गोत्तम लगन की कुंडली है। यानी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की क्षमता है, या ये व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक तरीके से अपने भीतर कुछ औरों के मुकाबले बेहतर रखता है। कि बहुत सारे लोग हैं जिनका मेष लगन है, लेकिन जिसका मेष लगन वर्गोत्तम है, यानी नवांश में भी मेष ही लगन है, तो हम क्या कहेंगे, इसका लगन बली है और लगन से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि है। यानी ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा, जीवन में परिस्थिति से लड़ने के लिए अच्छा है। ये व्यक्ति अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने की क्षमता रखता है, ये औरों से कुछ हटकर है। वो कोई सी भी राशि हो सकती है, पहली राशि से लेकर 12वीं तक। अगर आपकी कुंडली का कोई भी लगन है मेष से मीन और वही सेम नवांश में भी उदय हो गया, तो ये वर्गोत्तम लगन है। यही सेम प्रिंसिपल ग्रहों पर लागू होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह सिंह राशि में बैठा है और वो नवांश कुंडली में भी सिंह राशि में ही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये ग्रह वर्गोत्तम हो गया। ये यहाँ भी इसी राशि में था, ये वहाँ भी सेम ही राशि में है। यानी सबसे पहले वर्गोत्तम देखना आना चाहिए कि बहुत मोटा प्रिंसिपल है, लगन वर्गोत्तम है या नहीं, ये तो बता दिया मैंने आपको। ग्रह वर्गोत्तम है या नहीं ये भी आप देख लीजिए कि भैया राशि की मैं बात करता हूं, भाव की मैं बात नहीं करता। आपको सीधा ये देखना है कि आपकी कुंडली में कोई फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा है, वो चंद्रमा 3 नंबर में बैठा है, जहां पर 3 लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि में बैठा है। अगर वो नवांश में भी 3 नंबर जहां लिखा हुआ वहीं बैठा है, चाहे भाव कोई भी हो, तो वो ग्रह वर्गोत्तम है। यानी जैसे लगन का बल बढ़ गया है, ऐसे ही उस ग्रह के कारकत्वों का बल बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कारक का बल बढ़ेगा।
आप कहने लगो जी मेरा बुध वर्गोत्तम है और मेरा बुध तीसरे का और छठे 6 नंबर की राशि का मालिक है, इस भाव का मालिक हो गया और ऐसा बैठ गया, कुछ नहीं। सिर्फ ग्रह का कारक का बल बढ़ता है। वर्गोत्तम प्लैनेट्स ये कहते हैं कि भैया जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक कुंडली बनती है। वो कुंडली क्या, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, उस समय ब्रह्मांड में बृहस्पति उच्च की अवस्था में चक्कर लगा रहे हैं और वो ही उच्च का प्लेनेट वर्गोत्तम भी चल रहा है ग्रहों की डिग्री के कारण। तो ब्रह्मांड को ये थोड़ी पता है मैं किसको कौन सा लगन दे रहा हूं या क्या है, लेकिन वो ब्रह्मांड के अंदर उसके कारक बली होकर उस दौरान चल रहे हैं और उस दौरान कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तब हम उसकी कुंडली निकालते हैं, कभी उसका बृहस्पति उच्च का होकर वर्गोत्तम है। एक तो ये चीज है, तो लगन वर्गोत्तम और ग्रह वर्गोत्तम। अब इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त है। अब आप कहेंगे जी मेरा ग्रह मित्र राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में है, उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, लेकिन अगर वो सेम कंडीशन में नवांश में है तो उसमें एक एक्स्ट्रा बल मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि कुंडली में नीच का है लेकिन वही शनि नवांश कुंडली में भी नीच का ही है, तो हम क्या कहेंगे? पहली परिभाषा ये कहती है कि ग्रह यहां भी नीच का वहां भी नीच का, यानी कोई बहुत बढ़िया सुधार नहीं हुआ। लेकिन ये ग्रह यहां भी नीच है और वहां भी नीच है तो वर्गोत्तम है, यानी अंदरूनी रूप से इसके अंदर कुछ बड़ा और बेहतर छुपा हुआ है। यानी अब आप इसको नीच से कुछ बेटर मान सकते हो। लेकिन ये कह देना कि जी वो नीच का प्लेनेट है और वो नवांश में जाके ऐसा हो गया, और हमने सुना है कि वर्गोत्तम ग्रह उच्च के ग्रह के फल देता है, तो भैया सिर्फ सुना है, क्लासिकल्स में तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं हमारा ग्रह वर्गोत्तम है? लगन का तो मैंने आपको बहुत सीधा फॉर्मूला बता दिया कि जो लगन वहां है वही लगन वहां उदय हो गया नवांश में, तो वो है। ग्रह का भी मैंने आपको बता दिया, जो ग्रह लगन कुंडली में यहाँ बैठा है उस राशि में, वो वहां पर भी उसी राशि में बैठा हो तो वो वर्गोत्तम है। लेकिन इसका एक नॉर्मल प्रिंसिपल है कि हर ग्रह 9 नवांश के अंदर किसी में हो सकता है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश है, 9 नवांश 30 डिग्री पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब कोई भी ग्रह आपका कहीं ना कहीं किसी भी जगह तो बैठा ही है। तो पहली बात, चर राशि में अगर कोई ग्रह बैठे हैं, चर राशि 1, 4, 7, 10 नंबर, 1, 4, 7, 10 नंबर जहां लिखे हुए हैं, ये चर राशियां कहलाती हैं। इसमें अगर कोई भी ग्रह बैठा है और वो ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से कम है तो वो वर्गोत्तम ग्रह हो जाएगा। यानी नियम है, चर राशि का पहला नवांश वर्गोत्तम होता है। नियम नंबर 2, स्थिर राशि का 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है। स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 नंबर की राशि स्थिर होती है। इसमें यदि कोई ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच होता है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं भाई आपका ये ग्रह वर्गोत्तम है। और तीसरा होता है द्विस्वभाव, इसका 9वां नवांश वर्गोत्तम है। यानी कोई भी ग्रह अगर द्विस्वभाव राशि में बैठा है, 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि है, इसमें अगर कोई ग्रह बैठा है वो 3, 6, 9, 12 नंबर में बैठा है कोई ग्रह, और उसकी डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच है, तो वो ग्रह द्विस्वभाव राशि में वर्गोत्तम है, यानी 9वां नवांश वर्गोत्तम है। इसमें अगर कैटेगरी वाइज देखें तो मैं ज्यादा अच्छा किसको मानता हूं? मैंने अधिकतर स्थिर राशि में बैठे हुए जो ग्रह वर्गोत्तम हुए हैं उनके फल ज्यादा अच्छे देखे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच के जो प्लैनेट होते हैं वो युवा अवस्था के होते हैं। चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों, लेकिन उनको एक अवस्था प्राप्त होती है युवा। अब एक तो युवा अवस्था, दूसरा वो वर्गोत्तम भी हो गया तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, इसलिए स्थिर वाला ज्यादा बढ़िया हो गया क्योंकि वो युवा अवस्था में आ गया, यानी उसको एक और स्ट्रेंथ मिल गया। अब सभी 7 ग्रह हैं सूर्य से लेके शनि तक, क्योंकि भी राहु केतु की अपनी कोई राशि निश्चित है नहीं, इस पर बड़ा अपवाद है, इसलिए हम इसको हमेशा यही देखते हैं वो कहाँ किस भाव में और किन के साथ है। अब जैसे मेष राशि में कौन से ग्रह ज्यादा अच्छे हो सकते हैं?
हमने बताया कि भी मेष राशि चर राशि है, चर राशि का पहला नवांश वर्गोत्तम होता है। और मेष राशि क्या है? एक अग्नि तत्व की राशि है। यानी अगर आपको यहाँ पर कोई ग्रह वर्गोत्तम करना है तो वो अग्नि कारक तत्व से संबंधित अगर कोई ग्रह होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मेष राशि मंगल की राशि, अग्नि तत्व राशि, इसमें अगर सूर्य उच्च का होता है और मंगल यहाँ स्वराशि का होता है, ये सबको पता है कि सूर्य मेष राशि में उच्च होता है और मंगल यहाँ स्वराशि का होता है। अगर ये यहाँ पे वर्गोत्तम है, यानी यहाँ पर ये 3 डिग्री 20 मिनट तक हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ रखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखूं वृषभ राशि, अब वृषभ क्या है? स्थिर राशि है। वृषभ क्या है? एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि का 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है। तो स्थिर राशि वृषभ है। वृषभ में क्या अच्छा हो सकता है? वृषभ में शुक्र स्वराशि का होता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वृषभ राशि में अगर शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं और वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच हैं, तो वो वर्गोत्तम भी हुए और वो युवावस्था में होने के कारण बहुत अधिक बली हुए। इसी तरीके से तीसरी राशि आती है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि, जैसे मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो हमने कहा इसका 9वां नवांश वर्गोत्तम होता है, 26-40 से 30 डिग्री 20 मिनट का, 30 डिग्री के बीच का होता है। तो हमने क्या देखा? मिथुन में अगर बुध ग्रह को हम बिठा दें तो ये एक तो उसकी अपनी राशि है, दूसरा यहाँ पर ये वर्गोत्तम भी हो गया, तो यहाँ पर बैठकर बुध ज्यादा अच्छा फल देगा। बनस्पत यहाँ कोई और भी ग्रह बैठ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठ जाए, वो उसी डिग्री के बीच हो तो कहलाएगा, तो वो भी वर्गोत्तम, लेकिन ज्यादा बेहतर बुध अच्छा माना जाएगा। तो इस तरीके से हम उन कैटेगरीज को देख सकते हैं कि हमारे पास सारे ग्रह हैं। अब कर्क राशि में कौन अच्छा होता है? गुरु अच्छा होता है, क्योंकि गुरु वहां उच्च का होता है। तो ऐसा गुरु यहाँ पे वर्गोत्तम होता है, चर राशि का पहला नवांश वर्गोत्तम है। लेकिन इसी के विपरीत मंगल यहाँ नीच का भी होता है। तो मंगल अगर वर्गोत्तम है तो ये बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो यहाँ भी नीच वहां भी नीच। तो ऐसे ही सारी कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। लेकिन अब मन में सवाल, दिमाग में क्या बात आती है कि भाई अगर मेरा कोई ग्रह वर्गोत्तम हो भी गया तो मैं कैसे समझ सकूं कि भी मुझे वो रिजल्ट कैसे देगा। अब हम जैसे सभी 7 ग्रह हैं उनको एक तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य कौन है? यश, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, राज्य सरकार, आपको नेम फेम मिल रहा है, पिता पक्ष से आपको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, आप सरकार हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आप राजनीति के फील्ड में हैं, आपको कोई गवर्नमेंट के अधिकारी की नौकरी मिल रही है, अधिकारियों से लाभ मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जब सूर्य ग्रह आपका वर्गोत्तम है तो वो आपको इन लोगों से संबंधित अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य के कारक बली हुए हैं। यहाँ भावेश कहाँ का मालिक है इससे लेना देना है ही नहीं, सिर्फ यही लेना देना कि ग्रह वर्गोत्तम हुआ है, और ग्रह वर्गोत्तम हुआ तो सूर्य के वर्गोत्तम होने के फल मिलेंगे। अब चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाए तो क्या है? चंद्रमा क्या? मन का कारक है, मन स्ट्रॉन्ग, माता का कारक है, माता से सहयोग, या उसकी माता किसी अच्छे पद पे हो सकती है, उसका मन स्ट्रांग होगा, उसकी सोच विचार शक्ति अच्छी होगी, उसकी निश्चय शक्ति अच्छी होगी, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी, सोचने विचारने की क्षमता अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा मन और विचारों का कारक है। तो ये चंद्रमा को कला कारक भी कहते हैं। तो चंद्रमा के कारक बली हो गए। अब मंगल अगर वर्गोत्तम हो गया, अब मंगल वर्गोत्तम है तो क्या है? मंगल के कारकत्व बली है। इसमें नीच मंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी नीच की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। कभी आप कहने लगे जी मेरा सूर्य नीच का होकर वर्गोत्तम है तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, भले ही शत्रु राशि में बैठ के फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन नीच के इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अब मंगल वर्गोत्तम हो गया तो क्या है? मंगल है, हिम्मत है, जोश है, साहस है, एनर्जी है, जीवन में परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं हैं, युद्ध कला है, कौशल है, स्पोर्ट्स है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है। तो क्या है? ऐसी चीज़ों का उसको बल मिलता है। मंगल यांत्रिकी है, मंगल इंजीनियरिंग है, मंगल कंस्ट्रक्शन है। तो लोगों ने क्या कहा जी मैंने मंगल की दशा में कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत पैसा कमाया, मेरा मंगल वर्गोत्तम है। तो भाई सीधा सीधा रीजन है कि आपका मंगल उसके कारकत्वों को बढ़ा रहा है। अब बुध ग्रह वर्गोत्तम है तो अकाउंटेंसी, आपकी बोलचाल, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, लोगों से पब्लिक डीलिंग करना,
कम्युनिकेशंस, एजुकेशंस, इन फील्डों में वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। कोई बहुत अच्छे वाणिज्य विभाग में लग गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग गया, वो सीए हो गए, बहुत अच्छी चीज़ें ये बुध से आती हैं। अब गुरु है, शिक्षण संस्थान है, ज्योतिषी है, कर्मकांडी है, वैदिक अध्ययन अध्यापन है, मिठाई का काम करने वाला भी गुरु ही माना जाता है, लकड़ी का काम करने वाला भी गुरु ही माना जाता है, अधिकारी वर्ग भी गुरु है, डॉक्टर है, वकील है। तो क्या भैया ऐसे क्षेत्रों में उसके कारकत्व आगे हो जाते हैं। धन का कारक है, संतान देगा, धन का सुख देगा, भाग्य का वृद्धि देगा। अब शुक्र क्या है, लग्जरी है, तो फैशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे चले गए, डिजाइनिंग के क्षेत्र में चले गए, ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप आगे चले गए, क्योंकि आपका शुक्र वर्गोत्तम हुआ। शुक्र वर्गोत्तम तो शुक्र के कारकत्व वर्गोत्तम हो गए। शनि वर्गोत्तम है, शनि क्या है, अगर देखा जाए तो मशीनरी का कारक है, लोहे का कारक है, प्लेन जमीन का कारक है, लेबर वर्क से बड़ा प्यार है, लेबर का बड़ा सहयोग मिलता है उसको कि जी मेरे तो जो लेबर है वही बहुत अच्छी है। जमीन से जुड़े हुए जो चीज़ों का काम करते हैं लोग बाग, जमीन से उत्पन्न चीज़ों का जो काम करते हैं उसमें शनि का सहयोग है। तो ये सभी 7 वो ग्रह हैं कि भैया अगर वो वर्गोत्तम होंगे तो उनका बल बढ़ जाएगा। अब लगन अगर वर्गोत्तम है तो ये ओवरऑल सपोर्ट करता है आपको, पूरे जीवन सपोर्ट करता है, जीवन की समस्याओं से निकाल के लाता है आपको, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है आपको। लेकिन अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो जब उसकी दशा आएगी तब ही वो रिजल्ट देगा। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब उसकी दशा आएगी तब ही वो रिजल्ट देगा, जब उस वर्गोत्तम ग्रह की दशा आएगी। दशा में भी खास तौर पे महादशा के रिजल्ट ज्यादा अच्छे कहे गए हैं। सेकंड नंबर पे अंतरदशा के रिजल्ट कहे गए, प्रत्यंतर के इतने कोई खास रिजल्ट नहीं कहे गए। मान लीजिए महादशा किसी ग्रह, मान लो सूर्य है, 6 साल की महादशा आई है तो ज्यादा अच्छा है। अब उसकी अंतरदशा कितने महीने की होगी, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, तो उसमें इतना बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि कोई बड़ा काम करने के लिए जीवन में बड़ा चाहिए। अब मान लीजिए किसी को गुरु वर्गोत्तम है, 16 साल की दशा आ गई, 16 साल में राइज कर गया। किसी का शनि वर्गोत्तम है, मजबूत है, तो 19 साल की दशा आ गई तो राइज कर गया। तो हमें हमेशा दशा को देखना है कि उसकी दशा कब आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि भाई हमारा लगन और ये ग्रह वर्गोत्तम होने पे हमें क्या देते हैं। अब आपके सामने एक स्क्रीन पर कुंडली दिखाई दे रही होगी आपको। ये कुंडली किसकी है, ये फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना जी की कुंडली है, ठीक है। हर कोई जानता है कि ये व्यक्ति ने जीवन में, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे विकिपीडिया पे, तो 1968 से लेकर 78 के बीच इसके जैसा कोई भी कलाकार नहीं था। अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन में 100 से ऊपर अधिक सुपरहिट पिक्चर्स दी हैं, और अगर देखा जाए तो 68 से 78 के बीच में लगभग 85 से ऊपर मूवी 10 साल के अंदर इस व्यक्ति ने दी है। और ये होता कब है कि भैया जब आपका सितारा चमकता है ना, तब आपके साथ ऐसा होता है कि दशा तो राहु की थी, कि राहु की दशा थी, राहु तीसरे घर में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, और राहु कला का कारक है, ठीक है। कि तीसरा घर किसका है, आपके कला, आपकी हॉबीज को दर्शाता है, आपके अभिनय को दर्शाता है। तो तीसरे घर में राहु की दशा में राइज हुआ। हम भी नॉर्मली कहते हैं कि 3, 6, 11 में राहु अच्छा होता है, तो भैया तीसरे घर में राहु बैठा हुआ है। अब इनको अपने जीवन में राहु में गुरु, शनि और बुध, जब इन ग्रह की दशा आई तो आप देखिए लगभग 68 से लेके 75, 76 तक ये तीनों ग्रहों की दशा थी। राहु में गुरु, गुरु इनकी कुंडली में वर्गोत्तम है। गुरु के बाद आया शनि, राहु में शनि, शनि वृषभ राशि में बैठे हैं, शनि वर्गोत्तम है। फिर आता है राहु में बुध, बुध भी इनका वर्गोत्तम है। तो क्यों इनका ये 10 साल का पीरियड इतना ज्यादा बढ़िया रहा? ऐसी क्या खास बात है कि इस व्यक्ति ने इस दौरान जिस चीज में हाथ डाला वो सोना ही सोना हो गया, सबको पीछे पछाड़ दिया अकेले एक स्टार ने, कि जो भी पिक्चर आई सुपरहिट, जो पिक्चर आई वही सुपरहिट। अवार्ड बहुत मिले, नाम बहुत मिला, यश बहुत मिला, नेम फेम बहुत मिला, व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सब ग्रहों का ही तो खेल है कि अगर आपको ग्रह मिल गए हैं ऐसे तो वो ग्रह आपको देंगे। और 3 ग्रह कुंडली में वर्गोत्तम है, राहु है, गुरु है, शनि और बुध है। और इस दौरान आप इनके करियर को उठा के देखिए कि ये कहां से कहां पहुंच गए हैं।
तो यही बात होती है स्पेशल कि एक आम आदमी जब सितारा बन जाए, एक आम आदमी जब सेलिब्रिटी बन जाए, तो उसकी हॉरोस्कोप में ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। तो आप भी ऐसी हॉरोस्कोप अपने अगर घर में कोई हो तो देखें भी इसके कौन से ग्रह वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम है तो उनकी जीवन में दशा आ रही है नहीं आ रही है, खासतौर पर महादशा या अंतरदशा आई है, तो आप ध्यान रखें भी उस समय ये अंतरदशा आई थी तो मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या मेरा प्रमोशन हुआ, क्या मेरी शादी हो गई, क्या मुझे संतान मिल गई, क्या तरक्की हो गई, क्या पैसा आ गया, क्या हुआ है, वो सब वर्गोत्तम ग्रहों से ही पता लगता है। तो आज मैंने आपको एक और ख़ास चीज़ बता दी है कि भाई कुंडलियों में कैसे पता लगे है कि भाई ये हॉरोस्कोप किसी बड़े लेवल पर जा सकती है। तो आगे भी ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा। बने रहिएगा इस नवांश सीरीज़ के साथ। जय श्री राम।